हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर ज्योग्राफी सीरीज जिसमें हम ज्योग्राफी को प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से कवर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर हम ये समझ लेंगे तो हमको क्या क्या चीज़ें समझ आएंगी। अगर हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लें तो हमको प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, माउंटेन्स कैसे बनते हैं, कॉन्टिनेंट्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, मिनरल रिसोर्सेज क्या क्या हैं, ये सब ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा या फिर ईजी हो जाएगा समझना। ठीक है। अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि हम अर्थ के अंदर डायरेक्टली देख क्यों नहीं सकते। क्योंकि अर्थ का रेडियस लगभग 6371 किलोमीटर 6371 किलोमीटर्स है और ह्यूमंस ने अब तक सिर्फ 12 किलोमीटर्स तक ही गया है। मतलब मतलब हम अर्थ के सिर्फ 0.2% इंटीरियर तक ही डायरेक्टली पहुंच पाए हैं। फिर भी साइंटिस्ट को अर्थ के सेंटर तक की इंफॉर्मेशन कैसे पता चल गई? यही ज्योग्राफी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। साइंटिस्ट ने सीस्मिक वेव्स, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड, मीटेराइट्स और वॉल्केनिक रॉक्स की हेल्प से अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया है। ठीक है। इसलिए ये टॉपिक जो है वो सिर्फ ज्योग्राफी से नहीं, फिजिक्स, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, इवन एनवायरमेंटल साइंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सबसे लिंक्ड है। ठीक है। अर्थ को इमेजिन अर्थ को समझने के लिए पहले इमेजिन करते हैं एक बॉइल्ड एग। एक बॉइल्ड एग में एक एग शेल होता है, फिर एग वाइट होता है एंड देन सेंटर में योक होता है। तो जो एग शेल होता है उसको हम क्रस्ट मानेंगे, जो बीच में जो एग वाइट होता है उसको हम मेंटल मानेंगे और जो योक होता है उसको हम कोर मानेंगे। ठीक है। रियलिटी में अर्थ जो है वो एग से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। अर्थ की हर लेयर की डेंसिटी अलग होती है, टेम्परेचर अलग होता है, प्रेशर अलग होता है, इवन कंपोजिशन भी अलग होता है। इसी वजह से अर्थ एक डायनामिक प्लैनेट है। अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो जब अर्थ जो है 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बहुत गर्म मॉल्टन हुआ करती थी, तब जो हैवी मटेरियल्स हैं जैसे आयरन, निकल, ये सब सेंटर की तरफ सिंक हो गए और जो लाइटर हल्के मटेरियल्स थे लाइक सिलिकन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ये सब ऊपर आ गए। इस प्रोसेस को हम प्लेनेटरी डिफरेंशिएशन कहते हैं और ये आप अपने मेंस के कीवर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ प्लेनेटरी डिफरेंशिएशन? ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है। ठीक है। अब हम क्रस्ट पे आते हैं। ओके। तो ये वही जगह है, ये वही सरफेस है जहाँ पे आपके सिटीज, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ओशियंस ये सब है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है क्रस्ट का? क्रस्ट का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? लेट्स जस्ट मूव ऑन टू आवर नोट्स। ओके। तो ये बहुत थिन है, हार्ड है और ब्रिटल है, बिस्किट की तरह टूट जाती है। अगर अर्थ को एप्पल मान लेते हैं तो क्रस्ट जो है वो सिर्फ एप्पल के पील जितनी ही थिक है ना? इसलिए अर्थ का क्रस्ट सरप्राइजिंगली बहुत पतला है अगर कंपेयर करें तो। क्रस्ट कितनी थिक है? अब हर जगह सेम नहीं होती। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो अराउंड 30 टू 70 किलोमीटर्स तक थिक होती है। माउंटेन रीजन्स में ज़्यादा होती है, जहाँ माउंटेन नहीं होते उधर कम होती है ना? जो ओशनिक क्रस्ट है वो 5 टू 7 किलोमीटर थिक होती है। जो ओशनिक क्रस्ट है हमारी वो 5 टू 7 किलोमीटर तक थिक होती है, 5 टू 10 मान लीजिए। मतलब जो ओशनिक क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से पतली होती है ना? अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं अबाउट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड दी ओशनिक क्रस्ट। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये कॉन्टिनेंट्स के नीचे हमको मिलती है, जैसे इंडिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इन सब के नीचे मिलती है। कंपोजिशन क्या होता है? ग्रेनाइट रॉक का डोमिनेंस यहाँ देखने को मिलता है। क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है। किस एलिमेंट से रिच है? तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम यहाँ पे रिच काफ़ी अबंडेंस में देखने को मिलता है। इसी वजह से इस लेयर को सियाल लेयर भी बोलते हैं। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी अराउंड 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है ना? और एज की बात करें तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये बहुत पुरानी है। कुछ रॉक्स तो 4 बिलियन ईयर्स से भी पुराने हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे धारवाड़ क्रेटन, कैनेडियन शील्ड हो गया हमारा, ऑस्ट्रेलियन शील्ड हो गया, है ना? अगर हम ओशनिक क्रस्ट की वहीं बात करें, अगर ओशनिक क्रस्ट की बात करें तो कंपोजिशन में मोस्टली यहाँ बसाल्ट रॉक देखने को मिलता है जो कि डार्क कलर्ड का वोल्केनिक रॉक है। ये जो रॉक है ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम में काफ़ी रिच होता है, इसलिए इसको सीमा लेयर भी बोलते हैं। क्योंकि इस लेयर में सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम काफ़ी रिच देखने को मिलता है, इसलिए इसको सीमा बोला जाता है। डेंसिटी जो है वो यहाँ पे 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखने को मिलती है। ये ज़्यादा है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, जो कि हमने देखा था 2.7 थी,
है ना? तो ये जो ओशनिक क्रस्ट है, ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से डेंसर है। अगर मैक्सिमम ऐज की बात की जाए, अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ओशनिक क्रस्ट की ऐज की बात की जाए, तो ये 200 मिलियन ईयर्स जो है पुरानी है। मतलब ये कंपैरेटिवली जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, उससे तो नई है, उससे तो बाद में ही बनी है। और ऐसा क्यों होता है पर? क्योंकि जो ओशनिक क्रस्ट है, वो कंटिन्यूअसली रिसाइकिल होती रहती है, सबडक्शन की वजह से, है ना? डेंस क्यों होती है ये देख लेते हैं। तो इसके कुछ रीज़न हैं कि व्हाई ओशनिक क्रस्ट इज़ डेंसर देन दी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो पहला रीज़न ये है कि इसमें मैग्नीशियम जैसे, आयरन जैसे जो एलिमेंट हैं, वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं और ये नेचुरली ये जो एलिमेंट हैं, ये भारी होते हैं, हेवी होते हैं, इस वजह से। दूसरा ये कि क्योंकि जो ओशनिक क्रस्ट है, वो बसाल्ट की बनी हुई होती है और बसाल्ट का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी कॉम्पैक्ट देखने को मिलता है, इस वजह से भी। और जो ग्रेनाइट है, वो कंपैरेटिवली थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर होता है। इसलिए जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, वो कम डेंसर होती है और जो हमारी ओशनिक क्रस्ट है, वो ज़्यादा डेंसर होती है। तीसरा रीज़न क्या है कि ओशनिक क्रस्ट रैपिडली कूल होती है, क्योंकि वो पानी के नीचे होती है, तो जल्दी ठंडी हो जाती है। इसलिए जो क्रिस्टल्स हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो ये कुछ रीज़न हैं। पहला रीज़न हमने ये देखा कि हेवियर मेटल का डोमिनेंस देखने को मिलता है। दूसरा ये कि जो रॉक हमको ओशनिक क्रस्ट में देखने को मिलता है, वो नेचुरली कॉम्पैक्ट होता है। तीसरा ये कि ओशनिक क्रस्ट जो है, वो रैपिडली कूल होती है, ये हमने देखा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है कि अगर हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लें, तो हमको क्या-क्या चीज़ें समझ आएँगी। फिर हमने क्रस्ट, मेंटल और कोर को ऊपर-ऊपर से देखा है, सिर्फ़ नाम। फिर हमने क्रस्ट में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट देखा है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की हमने देखी है थिकनेस कितनी 30 टू 70 किलोमीटर्स आसपास होती है, व्हेयरएज़ ओशनिक क्रस्ट की कुछ 5 टू 10, 5 टू 7 हम मान सकते हैं। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, वो कम डेंस होती है, उसकी डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, व्हेयरएज़ जो ओशनिक क्रस्ट है, उसकी अराउंड 3 होती है। ठीक है? जो ओशनिक क्रस्ट है, वो हमारी डेंस होती है, इसके हमने 2-3 रीज़न देखे। पहला ये कि हेवी मेटल का डोमिनेंस, दूसरा ये कि जो बसाल्ट है, उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, वो कॉम्पैक्ट होता है और तीसरा रीज़न ये देखा कि जो ओशनिक क्रस्ट है, वो रैपिडली जो है ठंडी हो जाती है। और हमने ये भी देखा कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, वो ज़्यादा पुरानी है ओशनिक क्रस्ट से। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसमें हम एक चीज़ और भी समझते हैं और चीज़ कि ये जो डेंसिटी डिफरेंस है, इसकी वजह से जो ओशनिक प्लेट होती है, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली जाती है और इस प्रोसेस को हम सबडक्शन कहते हैं। ये पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, है ना? इसी से वोल्केनोज़, अर्थक्वेक, डीप ओशन ट्रेंचेस, इवन माउंटेन चेन्स भी इसी से बनते हैं। ठीक है? आगे हम चलेंगे और आगे हम डिसकंटिन्यूटीज़ की बात करेंगे। ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेयर के बीच बाउंड्रीज़ होती हैं और इन्हें हम डिसकंटिन्यूटीज़ बोलते हैं। ये कोई नॉर्मल लाइन नहीं है, ये वो ज़ोन है जहाँ जो सीस्मिक वेव्स होती हैं, अर्थक्वेक वेव्स जो होती हैं, उनकी स्पीड सडनली चेंज हो जाती है। इसी चेंज से साइंटिस्ट को लेयर का आइडिया लगता है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। ये जो है, ये अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में होती है। ठीक है? अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच होती है और सिर्फ़ कॉन्टिनेंट्स में मिलती है। ओशन फ्लोर के नीचे नहीं मिलती कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। तो ये आपका जो प्रीलिम्स ट्रैप है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में हमारी आती है मोहरविक डिसकंटिन्यूटी, सबसे फ़ेमस है, बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। इसको 1909 में डिस्कवर किया गया था और जिन डिस्कवरर ने इसे डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पे इस डिसकंटिन्यूटी का नाम पड़ गया। ठीक है। जैसे ही सीस्मिक वेव्स मेंटल में एंटर करती हैं, उनकी स्पीड सडनली इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो मेंटल के रॉक्स होते हैं, वो क्रस्ट से ज़्यादा डेंस होते हैं। मेंटल की डेंसिटी क्रस्ट से ज़्यादा होती है। इसलिए वेव जो है, वो फास्टर ट्रैवल करती है। इसको हम बोलते हैं मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। सबसे पहले हमने देखा कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, जो कि अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच होती है ना? और फिर हमने देखा मोहरविक डिसकंटिन्यूटी, इसको 1909 में खोजा गया था। यहाँ पे देखा गया था कि जो सीस्मिक वेव्स होती हैं, वो जैसे ही एंटर करती है मेंटल में, तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है? इसी स्पीड के बढ़ने से हमें पता चलता है कि यहाँ पे भी एक डिफरेंस हमको ज़ोन में देखने को मिलता है। ठीक है। फिर क्रस्ट के नीचे अभी थोड़ा-सा लेंथ हम देख लेते हैं कि कितना एग्ज़ैक्टली किलोमीटर्स का डिफ़रेंस। तो क्रस्ट के नीचे अराउंड 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक जो है,
वो ये हमको मेंटल देखने को मिलती है। ये अर्थ का सबसे बड़ा पार्ट है, जो मेंटल है वो अर्थ का 84% है। हम साथ-साथ देख रहे हैं डिस्कंटिन्यूटी के साथ में हम क्रस्ट, मेंटल इन सबको भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो जो मेंटल है वो क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर तक की डेप्थ तक हमको देखने को मिलता है और अर्थ का मेजर जो पार्ट है वो मेंटल ही है, 84% अर्थ के टोटल वॉल्यूम का। अर्थ के टोटल वॉल्यूम का 84% इज़ ओनली मेंटल और यहाँ पे हमको कंपोज़िशन क्या-क्या देखने को मिलता है मेंटल में? क्या-क्या कंपोज़िशन देखने को मिलता है? तो सिलिकेट रॉक्स देखने को मिलते हैं, आयरन, मैग्नीशियम, ओलिवाइन, पायरोक्सिन ये सब देखने को मिलते हैं। क्या मेंटल सॉलिड है या लिक्विड है? तो जो मेंटल है उसमें कुछ जो है सेमी सेमी सॉलिड भी हमको एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। देखते हैं। सॉलिड होने के बाद भी जो हमारी मेंटल है वो स्लोली फ्लो करती है। ठीक है? इसमें कई बार कन्फ्यूज़न थोड़ा-सा हो जाता है। मान लीजिए गरम-गरम चॉकलेट है, वो सॉलिड लगती है, लेकिन प्रेशर लगाओ तो फ्लो करती है। मेंटल का भी कुछ वैसा ही हिसाब है, ये भी कुछ वैसे ही जो है बिहेव करती है। ठीक है? अब हम देखेंगे लिथोस्फीयर क्या होता है। हम थोड़ा-सा ना मैकेनिकल और केमिकल जो डिफरेंशिएशन है, उसको साथ-साथ देख रहे हैं। मैकेनिकल और जो फिज़िकल वाला जो है, उसको साथ-साथ में देख रहे हैं। ठीक है? लास्ट में मैं बताऊँगी दोनों में क्या डिफरेंस है, अभी हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर क्रस्ट और अपर मेंटल के साथ वाला पार्ट होता है। क्रस्ट और अपर मेंटल को जो मिला देंगे हम, तो उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है? एक डिफरेंशिएशन हमने देखा मेंटल कोर क्रस्ट, मेंटल और कोर। दूसरा हम देखेंगे लिथोस्फीयर, है ना? फिर एस्थेनोस्फीयर, उसके बाद मेसोस्फीयर एंड देन अपना बेरिस्फीयर, ठीक है? ये 2 तरीके के डिफरेंशिएशन होते हैं। लिथोस्फीयर समझते हैं। हमने क्रस्ट और मेंटल समझ लिया, अब लिथोस्फीयर समझते हैं। तो क्रस्ट और अपर मेंटल वाला जो एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है? उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। ये रिजिड है, इसी के टुकड़े जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारे पास में इंडियन प्लेट हो गया, एग्ज़ाम्पल हमारे पास में पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट ये सब हो गया। उसके बाद आता है एस्थेनोस्फेयर। लिथोस्फेयर के नीचे वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। अप्रॉक्सिमेटली 100 टू 200 किलोमीटर की डेप्थ तक ये हमको देखने को मिलता है। नाउ दिस प्लेस यहाँ पे सेमी मोल्टन स्टेट में हमको जो है एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये सॉफ्ट होता है, प्लास्टिक लाइक और हाईली विस्कस होता है। ठीक है? ये मोल्टन मैग्मा का सोर्स है, जो मोस्टली अर्थक्वेक्स निकलते हैं, उसका जो लावा है वो मोस्टली एस्थेनोस्फेयर से ही निकलता है, ठीक है? इसी लेयर पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो फ्लोट करती हैं। इमेजिन ऐसे करो कि एक थिक कस्टर्ड है, थिक एक्सट्रीमली थिक, उसके ऊपर आपने बिस्किट रख दिया तो वो सिंक नहीं करेगा और स्लोली मूव करता रहेगा। वैसे ही लिथोस्फेयर जो है वो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करती है। ये आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट सेंटेंस है कि लिथोस्फेयर जो है वो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करती है। लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर वो जगह होती है जिसमें क्रस्ट और अपर मेंटल वाले दोनों एरिया आते हैं। और एस्थेनोस्फेयर क्या होती है? लिथोस्फेयर के नीचे वाला एरिया 100 टू 200 किलोमीटर के डेप्थ तक का एरिया हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। ये सेमी मोल्टन होता है और सॉफ्ट होता है एंड हाईली विस्कस होता है और एस्थेनोस्फेयर के ऊपर जो लिथोस्फेयर है वो फ्लोट करती है। ठीक है? एस्थेनोस्फेयर के ऊपर लिथोस्फेयर फ्लोट करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस्थेनोस्फेयर इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर ये लेयर नहीं होती, अगर एस्थेनोस्फेयर नहीं होती तो प्लेट टेक्टोनिक्स ही नहीं होता। अगर प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होता तो कोई अर्थक्वेक, कोई वोल्केनो, कोई हिमालयाज़, कोई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नहीं होता, कोई नया ओशियन फ्लोर नहीं बनता, कोई माउंटेन बिल्डिंग नहीं होती। अर्थ ऑलमोस्ट जियोलॉजिकली डेड प्लैनेट बन जाता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव मार्स, है ना? मार्स का बहुत सारा हिस्सा उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, हम समझ गए। हमने क्या-क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा कि अगर हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लेंगे, तो हमको क्या-क्या चीज़ें समझ आएँगी। फिर हमने देखा ब्रीफली कि कौन से 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमारे पास क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। हमने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट के बीच में डिफरेंस देखा। इनकी डेप्थ में क्या डिफरेंस है, इनकी जो है डेंसिटी में क्या डिफरेंस है, ऐज में क्या डिफरेंस है ना? वो सब चीज़ें हमने देखी। फिर हमने ये देखा कि डेंसिटी डिफरेंस की वजह से क्या होता है, सबडक्शन होता है, वो हमने देखा। फिर उसके बाद में हम आगे जाते हैं, हमने मेंटल के बारे में पढ़ा, है ना? मेंटल जो होता है वो अर्थ के वॉल्यूम का 84% होल्ड करता है। हमने लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ा कि जो हमारा क्रस्ट है और जो अपर मेंटल है, वो जो एरिया होता है उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं।
फिर हमने ये एस्थेनोस्फेयर के बारे में देखा, सेमी मोल्टन होता है, हाइली विस्कस होता है और एस्थेनोस्फेयर के ऊपर जो लिथोस्फेयर है वो फ्लोट करती है। अब ध्यान रहे हम ना हर बार जब भी हमको मौका मिलेगा हम चीज़ें रिवाइज़ करते चलेंगे ताकि जो हम पहले भी पढ़ रहे हैं वो हमको याद रहे, रिकॉल करें तो हमारे दिमाग में परमानेंटली वो बैठ जाए। ठीक है? ओके, फिर हम आते हैं लोअर मेंटल की तरफ। लोअर मेंटल की तरफ आते हैं। तो 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक हमको लोअर मेंटल देखने को मिलती है। हमने देखा था ना मेंटल जो है वो अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर हमको देखने को मिलती है। तो जो लोअर मेंटल है, मेंटल का भी जो पार्ट है लोअर मेंटल वो 700 से 2900 तक डेप्थ उसकी देखने को मिलती है हमको। यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? और टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, फिर भी सॉलिड है। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर को ओवरपावर कर लेता है। प्रेशर टेम्परेचर को ओवरपावर कर लेता है, इस वजह से सॉलिड देखने को मिलता है। ठीक है? क्या देखा हमने? लोअर मेंटल 700 से 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, लेकिन फिर भी सॉलिड स्टेट में है क्योंकि प्रेशर जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर यहाँ पे देखने को मिलता है। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा तो लिक्विड हो जाएँगे, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा डोमिनेंट है तो सॉलिड रहेगा, क्योंकि प्रेशर जो है वो कॉम्पैक्शन क्रिएट करता है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहीं से यही वाला जो एरिया है लोअर मेंटल वाला, यहीं से कन्वेक्शन करंट्स चलते हैं। कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं ये सब हम पढ़ेंगे। ये जो है अर्थ के अंदर की हीट को ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं और प्लेट टेक्टोनिक्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो प्लेट हमारी मूव करती हैं, जो कॉन्टिनेंट की, ओशन की, वो जो है इसी कन्वेक्शन करंट्स की वजह से मूव करती हैं। हम सब जो है बहुत डिटेल में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम डिसकंटिन्यूटी के बारे पे आते हैं। इससे पहले हमने कॉनराड और मोहरविक डिसकंटिन्यूटी पढ़ी थी। कॉनराड डिसकंटिन्यूटी जो है वो कॉन्टिनेंट्स पे मिलती है, ओशन पे नहीं मिलती और किसके-किसके बीच में होती है ये भी आप थोड़ा रिकॉल करेंगे। फिर मोहरविक डिसकंटिन्यूटी है उसके बारे में भी आप रिकॉल करेंगे। नाउ वी विल मूव अप टू रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। तो ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम बोलते हैं रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। अप्रॉक्सिमेटली 700 किलोमीटर तक हमको ये देखने को मिलती है। अब आप याद करेंगे कि 700 से 2900 तक कौन-सी जो है मेंटल का पार्ट हमको देखने को मिला था, जो हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, ठीक है? तो दिस इज़ रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। नाउ विल कम ऑन टू कोर। कोर जो है वो 2900 किलोमीटर से अर्थ के सेंटर तक हमको देखने को मिलता है। अर्थ का रेडियस कितना है हमने देखा था 6371 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? 6371 इतना कुछ अर्थ का जो है वो रेडियस हमको देखने को मिलता है। तो 2900 से जो सेंटर है उस तक जो भी एरिया आता है उसको हम कोर बोलते हैं। यहाँ पे आयरन, निकल, है ना? ये सब जो एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ये जो हमारा कोर है इसको नाइफे लेयर भी बोलते हैं। NiFe, Ni से निकल एंड Fe से फेरस, दैट इज़ आयरन। ये अर्थ का सबसे डेंस रीजन है, सबसे डेंस, ठीक है? आउटर कोर जो है वो 2900 से 5100 किलोमीटर तक देखने को मिलती है ना? लिक्विड स्टेट है, यहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट 4000 टू 5000 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे देखने को मिलता है। नाउ यहाँ पे लिक्विड क्यों है? हमने जैसे लोअर मेंटल में देखा था, है ना? वो सॉलिड देखने को मिलता है। ये लिक्विड क्यों है? जो आउटर कोर है हमारी, ये क्यों लिक्विड है? यहाँ टेम्परेचर इतना हाई है कि आयरन और निकल जो है वो मोल्टन स्टेट में रहते हैं और इस डेप्थ पर प्रेशर उन्हें पूरी तरह सॉलिड बनाने के लिए काफ़ी नहीं होता। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो प्रेशर को ओवरपावर कर रहा है। जैसे लोअर मेंटल में हमने देखा था प्रेशर टेम्परेचर को ओवरपावर कर रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर को ओवरपावर कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? आउटर कोर कंटिन्यूअसली जो है वो मूव करती रहती है। मोल्टन आयरन जो है वो सर्कुलेट होता रहता है और इससे क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और इसी से बनती है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड और इस प्रोसेस को जियो डायनेमो इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियो डायनेमो इफेक्ट बोलते हैं और इसी प्रोसेस की वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? ये हमें सोलर विंड्स और हार्मफुल चार्ज पार्टिकल से प्रोटेक्ट करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो एटमॉस्फेयर धीरे-धीरे स्पेस में लूज़ हो सकता है। रेडिएशन सरफेस तक पहुँच सकती हैं। कंपास काम नहीं करेंगे, ऑरोराज़ नहीं दिखेंगे हमें। हमने पढ़ा था ना जब मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हमने ये देखा था। ऑरोराज़ किस वजह से होते हैं? इसी वजह से होते हैं, है ना? लाइफ का एवोल्यूशन जो है वो बहुत डिफरेंट होता है जैसा अभी है।
ठीक है, हमने देख लिया। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी पे, दैट इज़ गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। मेंटल और आउटर कोर के बीच की जो बाउंड्री होती है, उसे हम बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। यहीं पर जो एस वेव्स होती हैं, वो डिसअपियर हो जाती हैं। एस वेव्स एक टाइप की अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको कुछ समझ आ रहा है, तो आप एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहीं पर एस वेव्स जो हैं, वो डिसअपियर हो जाती हैं। कहाँ पे? ये जो मेंटल और कोर वाला जो बाउंड्री होती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि एस वेव्स हैं जो वो लिक्विड में जो है ट्रैवल नहीं कर सकती। और हमने देखा आउटर कोर जो है वो लिक्विड होता है, किस वजह से होता है? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो प्रेशर को ओवर पार कर लेता है। अब यहाँ से हम याद करेंगे कितना टेम्परेचर होता है आउटर कोर का? 4000 टू 5000 डिग्री सेल्सियस हमको देखने को मिलता है। इसी एविडेंस से साइंटिस्ट को पता लगता है कि आउटर कोर लिक्विड है, क्योंकि एस वेव्स यहाँ पे ट्रैवल नहीं करती। ठीक है? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे हम इनर कोर की तरफ आते हैं। इनर कोर जो है वो 5100 से 6371 किलोमीटर्स तक डेप्थ, मतलब अर्थ के सेंटर तक, ठीक है? स्टेट क्या होता है? सॉलिड स्टेट में टेम्परेचर एक्सट्रीम 5000 टू 6000 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर सन की सरफेस के ऑलमोस्ट बराबर है। हमने देखा था ना फोटोस्फेयर में कितना टेम्परेचर होता है ना? तो ये 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिलता है। फिर भी सॉलिड है ये। अब ये बताओ कि यहाँ पे सॉलिड क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर का फैक्टर ज़्यादा हो सकता है टेम्परेचर से, राइट? वो ही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। प्रेशर आयरन एटम्स को इतना कंप्रेस कर देता है कि वो मेल्ट नहीं कर पाते, और ये प्रेशर का टेम्परेचर पर डोमिनेंस दिखाता है, ठीक है? तो हम देख रहे हैं लोअर मेंटल में प्रेशर का डिफरेंस, फिर अपर जो कोर आउटर कोर जो होती है वहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस, फिर जो इनर कोर होती है वहाँ पे अगेन प्रेशर का डिफरेंस, ठीक है? अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी पे, विच इज़ लेमन डिसकंटिन्यूटी। अभी तक हमने कौन-कौन सी डिसकंटिन्यूटी पढ़ी है, आप रिकॉल करेंगे। कॉनराड से शुरू करी थी हमने और लास्ट में कौन-सी पढ़ी थी, ठीक है? अब नेक्स्ट आते हैं लेमन डिसकंटिन्यूटी पे। ये बाउंड्री है लिक्विड आउटर कोर और सॉलिड इनर कोर के बीच में, ठीक है? इसका डिस्कवरी भी सीस्विक वेव एनालिसिस से ही हुआ है, लेमन डिसकंटिन्यूटी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके। आगे हम बढ़ते हैं, पहले हम आइसोस्टेसिस के बारे में पढ़ते हैं, देन हम कंपोज़िशन के बारे में तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है, थोड़ा-सा और डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आइसोस्टेसी के बारे में पढ़ते हैं। अब यूपीएससी में आइसोस्टेसी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन्स बार-बार बन जाते हैं, ठीक है? तो होता क्या है, एप्लीकेशन क्या होता है इसमें, क्या ज़रूरत होती है, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन एन आइसबर्ग, सी में एक आइसबर्ग जो है वो फ्लोट कर रहा है। हम सिर्फ़ उसका जो है ऊपर वाला पार्ट देख सकते हैं। लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पानी के अंदर होता है। एग्ज़ैक्टली इसी तरह अर्थ की जो क्रस्ट है, क्रस्ट भी मेंटल के ऊपर फ्लोट करती रहती है। मेंटल लिक्विड नहीं है, लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर प्लास्टिक लाइक यानी डक्टाइल बिहेव करती है। इसी फ्लोटिंग बैलेंस को कहते हैं आइसोस्टेसी, है ना? जब जो जो हमारी क्या नाम है, क्रस्ट है वो मेंटल पे फ्लोट करती है, इस प्रोसेस को हम आइसोस्टेसी कहते हैं। डेफिनेशन अगर देखें तो आइसोस्टेसी का मतलब है कि अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। जितना लोड बढ़ेगा, क्रस्ट उतनी नीचे जाएगी, जितना लोड कम होगा, क्रस्ट उतनी ऊपर आएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो हिमालयज़ हैं, हिमालयज़ लाखों साल से इरोजन फेस कर रहे हैं, इरोजन तो होता ही है, फिर भी इतना ऊंचा कैसे हो रहा है? अभी भी बोल रहे हैं कि उनका जो हाइट है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है ना? हर साल रेन, रिवर, ग्लेशियर्स, विंड, इन सब की वजह से रॉक जो है वो हट जाते हैं, टूट जाते हैं। माउंटेन जो है वो हल्का हो जाते हैं। अब नीचे जो मेंटल है उसको दोबारा ऊपर पुश करती है, क्योंकि वज़न कम हो रहा है ना, तो ऊपर पुश करती है। इसको बोलते हैं आइसोस्टैटिक रीबाउंड। क्या बोलते हैं इसको? आइसोस्टैटिक रीबाउंड। इसी वजह से हिमालय जो है वो इरोजन के बाद भी कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होता। ऊपर और भी अभी उसकी हाइट जो है वो बढ़ रही है। ग्लेशियर्स का एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं। ग्लेशियर्स का एग्ज़ाम्पल। आइस एज के टाइम कनाडा, स्कैंडिनेविया, नॉर्दर्न यूरोप जो है, इनके ऊपर किलोमीटर्स तक की थिक ग्लेशियर हमको देखने को मिलती थी। ये ग्लेशियर बहुत हेवी था। क्रस्ट जो है वो नीचे दब गई। जैसे ही ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हुए तो वेट कम हुआ, क्रस्ट धीरे-धीरे ऊपर उठने लगी। आज भी स्वीडन, फ़िनलैंड, इवन कनाडा हर साल कुछ मिलीमीटर्स जो है वो अपलिफ्ट हो रहे हैं। ये पोस्ट ग्लेशियल आइसोस्टैटिक रिबाउंड है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अभी ये आइसोस्टेसी जो है वो क्या-क्या एक्सप्लेन करती है? ये माउंटेन लिफ्ट्स को एक्सप्लेन करती है कि माउंटेन लिफ्ट्स क्यों होते हैं। कॉन्टिनेंटल स्टेबिलिटी जो है उसको एक्सप्लेन करती है। ग्लेशियर्स की मेल्टिंग को एक्सप्लेन करती है, हमने ये देखा नॉर्दर्न यूरोप, स्कैंडिनेविया, कनाडा वगैरह इन सब का एग्ज़ाम्पल। सेडिमेंटेशन को एक्सप्लेन करती है, रिवर रिजुविनेशन, इवन अर्थक्वेक भी, है ना? कभी-कभी जो स्ट्रेस है उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी एक्सप्लेन करती है। ठीक है। तो अर्थ का ओवरऑल कंपोज़िशन देखते हैं, कॉमन सा कन्फ्यूज़न रहता है कि अर्थ में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन-सा है? अब हम आएँगे एलिमेंट वाले एरिया पे, ठीक है? जो हमने पिछली बारी की है, दिस। तो अर्थ में मोस्टली जो है वो कौन-सा एलिमेंट है? तो सारी अर्थ जो है उसमें हमको आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम ये सब देखने को मिलता है, ठीक है? तो ओवरऑल अर्थ में जो है वो आयरन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अर्थ का कोर बहुत बड़ा है और मोस्टली जो है वो आयरन निकल से ही बना है। तो अगर ओवरऑल देखें तो ओवरऑल अर्थ में आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा है, क्लोज़ टू 32% एंड देन कम्स ऑक्सीजन। फिर आता है ऑक्सीजन व्हिच इज़ 30.1%। फिर सिलिकॉन और मैग्नीशियम ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है? ओके, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्रस्ट में क्या होता है? क्रस्ट में जो है वो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन जो है वो 46% होता है। क्रस्ट में ऑक्सीजन 46% होता है। ओवरऑल देखें तो हमें आयरन ज़्यादा देखने को मिलता है। क्रस्ट का बात करें तो ऑक्सीजन ज़्यादा देखने को मिलता है एंड देन कम्स सिलिकॉन व्हिच इज़ 27%। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा क्यों होता है? रीज़न ये है कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत रिएक्टिव होता है और ये ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के साथ में कंपाउंड बना लेता है। जैसे सिलिकॉन के साथ में सिलिकेट्स बना लेता है, आयरन के साथ में ऑक्साइड्स बना लेता है ना? एल्यूमीनियम के साथ में भी एल्यूमिना बना लेता है, इसी वजह से क्रस्ट में ऑक्सीजन डोमिनेटेड है, ठीक है? अब आते हैं मिनरल क्लासिफिकेशन पे। अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है तीनों लेयर्स के बारे में, है ना? डिफरेंट क्लासिफिकेशंस के बारे में, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर इन सब के बारे में पढ़ा है। और हमने क्या पढ़ा है? हमने मेंटल कोर और क्रस्ट के बारे में पढ़ा है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और हमें ओशन क्रस्ट के बारे में पढ़ा है और डिफरेंट डिसकंटिन्यूटीज़ के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, मिनरल क्लासिफिकेशन पे आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मिनरल होता क्या है। मिनरल एक नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस है जिसका फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होता है और फिक्स्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल वी हैव क्वार्ट्ज, माइका, फेल्डस्पार, है ना? क्या बोला मैंने? मिनरल एक नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस है जिसका फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन एंड फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। नेचुरली अकरिंग, नेचुरली अकर करता है, इनऑर्गेनिक होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये फीचर्स होते हैं। डेफिनेशन में आपने 4-5 फीचर्स निकाल लिए हैं, ठीक है? मिनरल्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। मिनरल्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिलिकेट मिनरल्स। ये अर्थ के क्रस्ट का लगभग 90% बनाते हैं सिलिकेट मिनरल्स, ठीक है? ओके। सिलिकॉन और ऑक्सीजन टेट्राहेड्रॉन ये सब देखने को मिलता है। एनीवेज़, सिलिकेट मिनरल्स में हमको फेल्डस्पार देखने को मिलता है। फेल्डस्पार जो है सबसे अबंडेंट मिनरल है अर्थ क्रस्ट का लगभग 50%। इसमें सिलिकॉन, एल्यूमीनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब चीज़ें होती हैं और टाइल, सिरेमिक, ग्लास इंडस्ट्रीज़ में भी ये यूज़ होता है। फिर क्वार्ट्ज़, क्वार्ट्ज़ जो है इसका फ़ॉर्मूला SiO2 कुछ रहता है और बहुत हार्ड मटेरियल है, मिनरल है। वेदरिंग से इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसलिए सैंड बीचेस, डेजर्ट, रिवर सैंड्स में क्वार्ट्ज बहुत मिलता है। इसका ग्लास इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिलिकॉन चिप्स में भी काफ़ी यूज़ होता है। हमने जब हम एंशिएंट हिस्ट्री जब हम हिस्ट्री ऑप्शनल के लेक्चर्स कर रहे थे, तो हमने देखा था कि जो पेलियोलिथिक मैन हैं, उसको क्वार्ट्ज़ाइट मैन भी बोलते हैं क्योंकि वो क्वार्ट्ज़ के बने हुए टूल्स यूज़ करते थे। ठीक है? फिर हम आते हैं पायरोक्सिन। पायरोक्सिन भी एक तरीके का सिलिकेट मिनरल ही है। सबसे पहला सिलिकेट मिनरल हमने फेल्डस्पार देखा, फिर हमने क्वार्ट्ज देखा, अब हम पायरोक्सिन देख रहे हैं। ये डार्क कलर का मिनरल होता है, आयरन और मैग्नीशियम में रिच होता है, इसी वजह से इसका कलर डार्क होता है। मोस्टली बेसाल्ट में, मेंटल रॉक्स में ये मिलता है। फिर एम्फीबोल की बात करेंगे, ये भी डार्क होता है, वाटर बेयरिंग सिलिकेट होता है। पुराने टाइम में एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता था। आज जो है हेल्थ रिस्क की वजह से ये रिस्ट्रिक्टेड है, इतना यूज़ नहीं होता। फिर माइका पे आते हैं। माइका इंडिया का फेमस मिनरल है। झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश इन सब में इसके डिपॉज़िट्स मिलते हैं और प्रॉपर्ली जो है वो पतली-पतली शीट्स में स्प्लिट हो जाते हैं और एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है माइका, ठीक है? इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इवन जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें जो शिमर इफ़ेक्ट देता है, उसमें भी ये माइका यूज़ होता है, ठीक है? फिर हम आते हैं ओलिवाइन पे। ओलिवाइन जो है आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है।
ये मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलिव कलर का होता है, ऑलिव ग्रीन कलर का होता है और अपर मेंटल में मिलता है, बसाल्ट या इन सब में मिलता है हमको। ग्रीन रॉक दैट ईट्स कार्बन, व्हाई ओलेवाइन इज स्पेशल? क्योंकि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि ओलेवाइन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन के बाद CO2 को परमानेंटली स्टोन बना देता है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। CO2 को परमानेंटली स्टोन बना देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मिनरल कार्बोनेशन और ये क्लाइमेट चेंज से फाइट करने का नेचुरल मेथड मेथड माना जाता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी वजह से ऑलिवाइन जो है वो यूपीएससी के लिए भी काफ़ी फेवरेट है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इससे कुछ अपना कीवर्ड्स जो है वो ध्यान रख सकते हैं ओलिवाइन से। कार्बन कैप्चर, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, नेगेटिव एमिशन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, एनहांस्ड वेदरिंग, ये सब इस कॉन्सेप्ट से लिंक्ड जो है हमको देखने को मिलते हैं। देन विल कम ऑन टू नॉन सिलिकेट मिनरल्स। ये सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन ऑक्सीजन स्ट्रक्चर्स नहीं रखती है, जो नॉन सिलिकेट होते हैं इसमें ऐसा नहीं होता जैसे सिलिकेट मिनरल्स में थे। अब आप याद करेंगे हमने कौन से सिलिकेट मिनरल्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था फेल्ड्स्पार, हमने क्वार्ट्ज पढ़ा था, हमने ओलिवाइन पढ़ा था, हमने एम्फीबोल भी पढ़ा था, है ना? और हमने माइका भी पढ़ा था। माइका में हमने ये देखा था कि थिन प्लेट्स में जो है वो कट हो जाता है। और हमने ये ओलिवाइन में पढ़ा था कि ये जो है वो कार्बन को परमानेंटली रॉक बना देता है। उसके लिए हमने एक कीवर्ड भी पढ़ा था। वो कीवर्ड क्या था, आप एक बार ही रिकॉल करेंगे। हम आते हैं नॉन सिलिकेट मिनरल्स पे। इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक आप समझ गए होंगे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, है ना? इनको ज्वेलरी, इन्वेस्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब में वो है यूज़ किया जाता है। मेटेलिक में भी कुछ प्रेशियस होते हैं, कुछ फेरस मिनरल्स होते हैं। तो मेटेलिक में भी फेरस, नॉन फेरस और प्रेशियस होते हैं। तो मेटेलिक जो मेटल से बने हुए होते हैं। सबसे पहले प्रेशियस वाले हमने देख लिए, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, है ना? फिर जो फेरस वाले होते हैं जैसे आयरन, स्टील, ये सब हो गया। तो ये कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज़, मशीन्स वगैरह में यूज़ होते हैं। और फिर होते हैं नॉन फेरस वाले, कॉपर हो गया, एल्यूमीनियम हो गया, लेड हो गया, ज़िंक हो गया, ये नॉन फेरस होते हैं। इनका एयरक्राफ्ट, पैकेजिंग, इलेक्ट्रिक वायर्स इन सब में यूज़ होता है। आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, मेटेलिक में फेरस, नॉन फेरस एंड प्रेशियस मेटल्स होते हैं। फेरस वाले कौन से होते हैं? जैसे आयरन हो गया। नॉन फेरस वाले कौन से होते हैं? एल्यूमीनियम हो गया जैसे, और प्रेशियस जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब हो गए। देन विल कम ऑन टू नॉन मेटेलिक मिनरल्स। एग्जाम्पल जैसे सल्फर, फॉस्फेट, है ना? नाइट्रेट, लाइमस्टोन, जिप्सम, ये मेटल थोड़ी ना होते हैं। इनकी क्या-क्या यूजेस होते हैं? फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में इनका यूज़ होता है और केमिकल इंडस्ट्री में, सीमेंट बनाने में, एग्रीकल्चर में काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है? ये हमने देख लिया। ओके। अब थोड़ा-सा मैं आपको जो हमने डिसकंटिन्यूटीज़ जब पढ़ रहे थे तो लिथोस्फेयर, बेरिस्फेयर इनके सब के बारे में पढ़ा था, वो थोड़ा-सा और अच्छे से देख लेते हैं। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू अ डायग्राम जहाँ पे हमको साफ दिखाई दे जाए। ठीक है। आई थिंक इसमें आपको नाम तो दिख ही रहे होंगे, है ना? ये डिसकंटिन्यूटीज़ आप याद करेंगे, कॉनराड, देन मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहरविक डिसकंटिन्यूटी को मोहो भी बोलते हैं। देन वी हैव रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग एंड देन लेमैन। ठीक है? ओके। तो हमने देखा केमिकली जो है वो अर्थ को क्रस्ट, मेंटल और कोर में डिवाइड कर दिया गया था, केमिकल डिफरेंशिएशन है। ठीक है? क्रस्ट जो है वो ग्रेनाइट और बासाल्ट की बनी हुई होती है। मेंटल जो है वो आयरन प्लस मैग्नीशियम सिलिकेट्स का बना होता है और कोर में डोमिनेंट है आयरन और निकल। हमने ये भी देखा था कि ओवरऑल अर्थ में आयरन सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो है एलिमेंट दैट इज़ ऑक्सीजन। व्हेयरएज़ जब अगर सिर्फ क्रस्ट की बात करें तो जो है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, फॉलोड बाय सिलिकॉन। ठीक है? हाँ, अब मैकेनिकल बिहेवियर कैसा होता है अर्थ का, उसके हिसाब से हम लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर इन सबको जो है डिवाइड करते हैं। ठीक है? पढ़ते हैं एक-एक करके। ठीक है, लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथो मतलब स्टोन, स्फेयर मतलब लेयर। ये स्टोन की लेयर होती है, रॉक की रिजिड लेयर होती है। एंटायर क्रस्ट और अपर मेंटल जो है वो लिथोस्फेयर का बना हुआ होता है। थिकनेस अराउंड 100 टू 200 डिग्रीज़ 100 टू 200 किलोमीटर्स होती है। ओशन के नीचे पतली होती है और कॉन्टिनेंट के नीचे मोटी होती है। नेचर क्या होता है? हार्ड, रिजिड, ब्रिटल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लिथोस्फेयर एक सिंगल पीस नहीं है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है। जैसे इंडियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये भी डिवाइडेड है ना? पूरा एक कंटीन्यूअस जो है प्लेट नहीं है। इसका इम्पोर्टेंस अर्थक्वेक, माउंटेन बिल्डिंग इन सब में हमको देखने को मिलता है। प्लेट टेक्टोनिक्स इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस। ठीक है? फिर हम एस्थेनोस्फेयर पे आते हैं। ग्रीक वर्ड में एस्थेनिस का मतलब होता है वीक, मतलब वीक लेयर। लोकेशन लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे। 100 टू 350 किलोमीटर्स तक इसकी डेप्थ हमको देखने को मिलती है। कंपोजिशन
ये अपर मेंटल का भी हिस्सा है। कंपोज़िशन क्या होता है कि यहाँ पे ओलिवाइन, पायरोक्सिन, आयरन, मैग्नीशियम सिलिकेट्स ये सब देखने को मिलता है। और डिफरेंस कंपोज़िशन का नहीं है, बिहेवियर का है। यहाँ पे ये कंप्लीटली लिक्विड भी नहीं है और कंप्लीटली सॉलिड भी नहीं है। सेमी मोल्टन स्टेट में मिलती है, प्लास्टिक लाइक डक्टाइल बिहेवियर करती है। प्लास्टिक का मतलब इमेजिन जैसे टूथपेस्ट है ना? ट्यूब के अंदर जो सॉलिड जैसा लगेगा लेकिन प्रेशर लगा हो तो थोड़ा बहुत फ्लो करने लगेगा, वैसे ही एस्टेनोस्फेयर का बिहेवियर है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? ये अर्थ का जो है इंजन रूम माना जाता है। मेंटल के कन्वेक्शन करंट इसी लेयर से निकलते हैं, ये हमने डिस्कस भी किया है। रिपीट करने में कोई बुराई नहीं है, बार-बार सुनेंगे तो बैठ जाता है दिमाग में, ठीक है? तो ये करंट लिथोस्फीयर को मूव करते हैं। रिज़ल्ट क्या होता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, है ना? वोल्केनोज़, अर्थक्वेक ये सब पॉसिबल होते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसको वीक लेयर क्यों बोला? मैंने कहा कि एस्थेनिस का मतलब वीक होता है। वीक का मतलब फ्रेजाइल नहीं है, वीक का मतलब है ये ईज़िली डिफ़ॉर्म हो सकती है। रिजिड लिथोस्फीयर जैसी नहीं है, रिजिड नहीं है ये, सॉफ्ट और डक्टाइल है, ठीक है? इस वजह से इसको वीक लेयर कहा गया है। देन मेसोस्फीयर पे आते हैं। ये नाम जो है स्कूल बुक्स में कम और आप थोड़ा एडवांस जियोलॉजी में ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, मेसोस्फेयर एक मैकेनिकल क्लासिफिकेशन है। एस्थेनोस्फेयर के नीचे जो लोअर मेंटल है और उससे मेसोस्फेयर कहते हैं। मेसोस्फेयर मतलब लोअर मेंटल, ठीक है? अप्रॉक्सिमेटली 660 से 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक देखने को मिलती है। दिस इज़ सॉलिड, स्ट्रॉन्ग, हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। हमने देखा था प्रेशर ओवर पार करता है लोअर मेंटल में, ठीक है? इतना गर्म होने के बाद भी सॉलिड क्यों है? ये आंसर आपको मुझे लगता है कि पता होगा अभी, ठीक है? इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हीट को ऊपर ट्रांसफ़र करता है, स्लो कन्वेक्शन करंट्स यहाँ भी होते हैं और लॉन्ग टर्म प्लेट मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन ये भी करता है, मेसोस्फीयर। फिर आता है हमारा बेरिस्फीयर, है ना? बेरी का मतलब होता है हेवी, बेरिस का मतलब वो हेवी, तो ये हेवी लेयर है। हेवी लेयर क्यों होती है थोड़ा आप सोचने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे आयरन और निकेल ज़्यादा होता है, इस वजह से ये भारी होती है, हेवियर एलिमेंट्स हैं ये, इस वजह से हेवी लेयर, ठीक है? इसमें आउटर कोर लिक्विड होती है, इनर कोर सॉलिड होती है, ये हमने देख लिया था। इनमें कितनी डेप्थ होती है, कितने किलोमीटर्स तक वो आप रिकॉल करेंगे। फिर आप ये देखेंगे आउटर कोर जो है वो लिक्विड क्यों होती है, इनर कोर जो है वो सॉलिड क्यों होती है, ठीक है? ये सब देखना है। तो आई थिंक वी हैव डन ऑलमोस्ट, नाउ वी कैन मूव ऑन टू आवर एमसीक्यू पार्ट। ठीक है, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। Consider the following statements regarding the Earth's internal structure. The Mohrvik discontinuity separates crust from mantle. यही था। फर्स्ट कॉनराड देखी थी हमने, है ना? फर्स्ट कॉनराड देखी थी एंड देन हमने मोहो डिसकंटिन्यूटी देखी थी जो कि क्रस्ट को मेंटल से सेपरेट करती है। इसको 1909 में डिस्कवर किया गया था एंड दिस इज करेक्ट। एस वेव्स कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड आउटर कोर, ये हमने देखा, इसी से तो पता चलता है कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड है, तो ये भी सही है। थर्ड इज़ द एस्थेनोस्फेयर इज़ मोर रिजिड देन लिथोस्फेयर। नो, एस्थेनोस्फेयर रिजिड नहीं है, एस्थेनिस का तो मतलब ही वीक होता है और वीक उसको बोला ही इसलिए गया है क्योंकि वो रिजिड नहीं है, ठीक है? वीक उसको इसलिए बोला गया है क्योंकि वो डक्टाइल है ना? रिजिड नहीं है। तो लिथोस्फेयर ज़्यादा रिजिड होती है, ये गलत हो गया। Fourth is the Earth's magnetic field is generated primarily by convection of molten iron. Yes, this is correct. इसी वजह से तो convection currents होते हैं. Plate tectonics is अच्छा सॉरी Earth's magnetic field की बात हो रही है. Yes, convection of molten iron. आयरन के मूव होने से ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होती है. मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं होती तो क्या क्या होता आप रिकॉल करेंगे. हमारे पास ऑरोराज नहीं होते, एवोल्यूशन काफ़ी डिफरेंट होता है ना, ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं. तो 1, 2 एंड 4 जो है इज़ द करेक्ट आंसर. बी इज़ द करेक्ट आंसर. Let's just see the main question. The Earth's internal structure provides the foundation for understanding almost every major geomorphic process occurring on the planet. Discuss in your answer, explain the significance of crust mantle core, major discontinuities and concept of isostasy in shaping Earth's dynamic surface. तो ये तो हमारा पूरा ही लेक्चर हो गया, तो यू कैन जस्ट ट्राई राइटिंग इट डाउन। थोड़ा वर्ड लिमिट ज़्यादा भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू कैन समराइज इट। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से पसंद आई हो देन यू कैन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. इट इज़ अ न्यू इनिशिएटिव एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी